गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मुंसर में। विद्यार्थियों, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर वीडियो को करते रहें, जिससे उन विद्यार्थियों तक भी इन वीडियोस की पहुंच हो जिनको इनकी आवश्यकता है। विद्यार्थियों, कल के पार्ट में हमने चर्चा की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर राष्ट्रीय आय से रिलेटेड स्टॉक और प्रवाह, आय का चक्राकार प्रवाह, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से वास्तविक प्रवाह होता है, किस तरीके से मौद्रिक प्रवाह होता है। ये सिचुएशन जानने के बाद विद्यार्थियों हम चर्चा करते हैं उन मूल चीजों की जो कि राष्ट्रीय आय की गणना के अंदर महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, या यूं कहें कि उन विषय वस्तुओं को जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक राष्ट्रीय आय की गणना कर पाना शायद अपने लिए संभव नहीं होगा। क्योंकि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो विद्यार्थियों बहुत सारी ऐसी सिचुएशन अपने सामने आती हैं जो कि कई जगह सेम प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की समस्या, यानी कि एक ही चीज का बार बार इंक्लूड होना आदि जो समस्याएं अपने सामने पैदा होती हैं, तो उन समस्याओं से हम किस तरीके से बच सकते हैं, तो उसके लिए मूलभूत कुछ एक्टिविटीज हैं जिन पे को अपने को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम कुछ वस्तुओं की चर्चाएं यहाँ पे करना चाहेंगे कि वस्तुओं की कैसी प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अंदर हम वस्तुएं को कहाँ पे या किस अवस्था में देखते हैं, उनको किस वे के अंदर यूज करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं हम उपभोग एवं पूंजीगत वस्तु। पहली कंडीशन ले रहे हैं उपभोग एवं पूंजीगत वस्तु। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें कि उपभोग वस्तुएं क्या होंगी। तो वे समस्त वस्तुएं जो एक बार क्रेता द्वारा क्रय करने के बाद में उसी के द्वारा उपभोग में ली जाती है, अर्थात उन वस्तुओं को अंतिम रूप से खरीद लिया या क्रय कर लिया जाता है। इसके बाद इन वस्तुओं में ना तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है और ना ही इन वस्तुओं की पुनः बिक्री जैसी कोई स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी वस्तुएं आती हैं उन वस्तुओं को हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। यहां पे एक मूल चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा खरीदी वस्तुएं उपभोग वस्तुएं हैं। अब विद्यार्थियों, उपभोग वस्तुएं कई प्रकार की हो सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं जिनका उपभोग हम खरीदने के बाद तुरंत कर देते हैं, जबकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग हम लंबी समयावधि तक करते हैं। जैसे दो श्रेणियों में हम इन उपभोग वस्तुओं को बांटेंगे, जिसमें से पहली है टिकाऊ वस्तुएं और दूसरी होती है गैर टिकाऊ वस्तुएं। विद्यार्थियों, टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा क्रय तो की जाती हैं, किंतु उनका प्रयोग है वो लंबे समय तक वो करता है। जैसे मेज खरीद ली, टीवी खरीदा है, या इनके अलावा अन्य वो सामान जिसका उपभोग तुरंत होकर वो पूरी रूप से नष्ट नहीं होंगी, वो लंबे समय तक प्रयोग में ली जाएंगी। तो ऐसी वस्तुओं को हम
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। चूंकि विद्यार्थियों टिकाऊ वस्तुएं हैं वो पूंजीगत वस्तुएं भी हो सकती। यदि ये चीजें वो एक उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती हैं तो वो उपभोक्ता वस्तुएं होंगी और टिकाऊ प्रवृत्ति की होंगी। लेकिन यदि यही वस्तुएं एक उत्पादक द्वारा प्रयोग में ली जाती हैं या इनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक उत्पादक द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये वस्तुएं हैं वो पूंजीगत वस्तुएं। इसके जैसे इसमें रेफ्रिजरेटर वगैरह आपका आदि सामान भी आप यूज कर सकते हैं। यानी कि सीधा सा मैं समझने की दृष्टि से हम बात करें तो वो समस्त वस्तुएं जो एक उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाती हैं किंतु उनका क्रय करने के तुरंत बाद उनका उपभोग नहीं होता, उपभोग उसकी एक लंबी समयावधि के अंदर उन वस्तुओं का किया जाता है तो ऐसी वस्तुएं टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। टिकाऊ वस्तुएं हैं वो पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं यदि उनका प्रयोग है हम उत्पादन प्रक्रिया में या एक उत्पादक द्वारा किया जाता है। तो गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका को क्रय करने के तुरंत बाद है वो उपभोक्ता द्वारा उपभोग में ले ली जाती है या उनको खर्च कर दिया जाता है। जैसे खाद्य सामग्री है या तेल साबुन आदि या जितने भी सामान हैं जैसे अंडे हैं फल हैं सब्जी हैं वो सारी की सारी गैर टिकाऊ वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं तो हैं, उपभोग के लिए उपभोक्ता उनको खरीदता भी है लेकिन ये लंबे समय तक उपभोक्ता के पास नहीं रहती और उपभोक्ता उनको खरीदने के तुरंत बाद उनको खर्च कर देता है तो ऐसी वस्तुएं हैं वो गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाएंगी। जबकि लंबे समय तक उपभोक्ता उन वस्तु का उपभोग करेगा तो ऐसी स्थिति में उनको टिकाऊ वस्तुएं कहा जाता है। पहली चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि उपभोक्ता वस्तु किसको कहेंगे और उपभोक्ता वस्तु के दो प्रकारों की हमने बात की, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं। अब आती है नंबर 2 इसके अंदर पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहते हैं जो कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए एक उत्पादक द्वारा क्रय की जाती हैं। तो उन समस्त वस्तुओं को हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं जिनके अंदर एक उत्पादक द्वारा मशीन हो सकती है, औजार हो सकता है, उपकरण हो सकता है, बांध हो सकता है, भवन हो सकता है, नहर हो सकती है या बिजली बनाने के संयंत्र हो सकते हैं। ये समस्त वस्तुएं यदि उत्पादन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए या उत्पादन करने के लिए इन वस्तुओं का क्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो वस्तुएं क्या कहलाएंगी? उत्पादन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रयोग में ली गई वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। जिनके अंदर हमने बात की मशीन हो सकता है, औजार हो सकता है, बांध हो सकता है, बिजली बनाने के संयंत्र हो सकते हैं, भवन हो सकता है या इनके अलावा अन्य चीजें भी जो कि उत्पादन प्रक्रिया के अंदर सहयोग प्रदान करती है या यूं कहें कि उन्हीं के माध्यम से हम उत्पादन को प्राप्त करते हैं या उत्पादन को किया जाता है। तो उस स्थिति में प्रयोग में आने वाली समस्त वस्तुएं हैं वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। इसीलिए मैंने पूर्व में टिकाऊ वस्तुओं के साथ भी आपको बात कही थी कि यदि ऐसी कोई वस्तु टिकाऊ यूज की जाती है उपभोक्ता द्वारा तो वो उपभोक्ता वस्तु ही कहलाएगी। किंतु उसी वस्तु का जैसे किसी मशीन का यूज है वो जैसे रेफ्रिजरेटर का यूज है वो यदि एक उपभोक्ता है वो अपने घर के लिए यूज करता है अर्थात फल सब्जी वगैरह को ताजा रखने के लिए उसका यूज करता है, किसी पदार्थ को ठंडा रखने के लिए उसका यूज करता है तो ऐसी स्थिति में तो वो उपभोक्ता वस्तु होगी। किंतु एक फर्म यदि अपने किसी प्रकार के प्रोडक्ट को अवशीतन के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करती है तो ऐसी स्थिति में वो रेफ्रिजरेटर है वो पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। तो विद्यार्थियों यहाँ पे पूंजीगत वस्तु और टिकाऊ वस्तुओं को सेम ना समझे, ये दोनों ही अलग अलग प्रकृति की होती हैं क्योंकि पूंजीगत वस्तु का जो संबंध होता है वो एक उत्पादक की दृष्टि से होता है जबकि जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं उनका संबंध हम उपभोक्ता के साथ निर्धारित करते हैं। विद्यार्थियों इसके बाद आती है अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु।
दो प्रकार की वस्तु की हमने यहाँ पे चर्चा की, एक है उपभोक्ता वस्तु और दूसरी की पूंजीगत वस्तु। अब बात करते हैं अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। विद्यार्थियों यहां सबसे ही व्यक्त हो रहा है कि अंतिम वस्तु, अंतिम का अर्थ हुआ कि एक जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता तक जो वस्तु पहुंचती है उस वस्तु को हम अंतिम वस्तु कहेंगे, या उत्पादक द्वारा बनाई गई ऐसी वस्तु जिसको पुनः उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होंगी जो अंतिम रूप से उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाएंगी या उनका उत्पादन प्रक्रिया में उन्हें दोहराव नहीं होगा। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता के द्वारा अंतिम रूप से खरीद ली जाती है या वो वस्तु जो उत्पादक बनाता है उसको अंतिम रूप से बना चुका है, अर्थात उस वस्तु को दोबारा से उत्पादन में प्रयोग में नहीं लिया जाएगा या किसी नई वस्तु को बनाने के लिए उस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो ऐसी वस्तुएं हैं वो अंतिम वस्तु कहलाएंगी। जबकि विद्यार्थियों ऐसी कोई वस्तु जिसका प्रयोग उत्पादन के अन्य चरणों में किया जाएगा, तो ऐसी वस्तु मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। अब यहां पे ये समझ लेना है विद्यार्थियों की ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो मध्यवर्ती वस्तु है वो एक दृष्टि में मध्यवर्ती हो सकती है किंतु दूसरी दृष्टि में वो अंतिम भी हो सकती है। जैसे यदि गेहूं को गेहूं के रूप में यूज किया जा रहा है उपभोक्ता द्वारा तो अंतिम वस्तु है, किंतु यदि कोई आटा बनाने वाली फर्म उस गेहूं को खरीद के आटा बनाकर बेच रही है तो ऐसी स्थिति में ये गेहूं उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रयोग में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये गेहूं क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती वस्तु। इसी प्रकार आटे को आटे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो अंतिम वस्तु हो गई, किंतु आटे को ब्रेड बनाने वाली फर्म द्वारा खरीदा जाता है तो ऐसी स्थिति में आटा क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु, अर्थात नए उत्पादन के लिए उसका प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये आवश्यक नहीं है कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं भिन्न भिन्न हो, उनके चरण भिन्न भिन्न होंगे, उनका यूज भिन्न भिन्न होगा। जिस प्रकार से हम बात करें कि धागे को धागे के रूप में यदि यूज किया जाता है तो अंतिम वस्तु होगी, किंतु धागे को कपड़ा बनाने वाली मिलें क्रय करेंगी तो ऐसी स्थिति में धागा है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। यदि कपड़े को कपड़े के रूप में हम इस्तेमाल ले रहे हैं, एक उपभोक्ता खरीदता है, कपड़ा ही खरीदता है, तो ऐसी स्थिति में वो अंतिम वस्तु हो गई। किंतु उसी कपड़े को यदि रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी खरीदती है या फर्म खरीदती है तो ऐसी स्थिति में वो कपड़ा भी क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती वस्तु। अर्थात मध्यवर्ती वस्तु के लिए सीधा सा ये कहा जा सकता है कि ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रयोग किया जाता है, अर्थात वो अंतिम उत्पादन की स्थिति में नहीं आती। अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाएंगी जो कि उपभोक्ता द्वारा खरीद ली जाएंगी और उपभोक्ता उनका उसी रूप के अंदर प्रयोग करेगा।
तो ऐसी वस्तुओं को हम विद्यार्थियों मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। जब हम मध्यवर्ती वस्तु की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं को हम अर्धनिर्मित वस्तुएं भी कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई होगी। इसके बाद तीसरे चरण की हम बात करें सकल निवेश व विशुद्ध निवेश। विद्यार्थी सकल निवेश और विशुद्ध निवेश की अवधारणा को भी अपने को समझना है। यदि किसी फर्म द्वारा किसी एक समय अवधि के अंदर, जो कि 1 वर्ष हो सकती है, उन समस्त वस्तुओं पर किया गया खर्च जो कि उसके उत्पादन के लिए प्रयोग में ली जाएंगी, उसको हम निवेश कहेंगे, सकल निवेश कहेंगे। निवेश का अर्थ ही होता है कि संसाधनों को खरीदने के लिए या उत्पादन को करने के लिए एक फर्म द्वारा जो भी साजो सामान है उसके द्वारा खरीदा जाता है, उसको निवेश कहा जाता है। निवेश मौद्रिक भी हो सकता है, यदि मुद्रा के रूप में ही उन्हें समस्त वस्तुओं का भुगतान किया जाता है तो वो मौद्रिक निवेश की श्रेणी में आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ष भर एक उत्पादक द्वारा जिन वस्तुओं को खरीदने पे खर्च किया जाता है, उस समस्त खर्च की राशि को सकल निवेश कहा जाएगा, जिसके अंदर मशीनें हो सकती हैं, औजार हो सकते हैं, या इनके अलावा अन्य भी साजो सामान जो कि एक फर्म को उत्पादन करने के लिए आवश्यक होता है, या बिजली बनाने का कोई संयंत्र उसको लगाना है, या नहर से पानी उसको लेना है, या नहर तैयार करनी है, ये सारा का सारा ही उसका क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। क्योंकि यहाँ विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखें कि इस वर्ष विशेष में किया गया खर्च के साथ हम जब पिछले वर्ष में किए गए खर्च या निवेश को भी इंक्लूड करते हैं। अब चूंकि पिछले वर्ष यदि हमने कोई निवेश किया है या खर्च किया है एक फर्म ने, तो उसमें नया कुछ नहीं करना होता, लेकिन उसकी फूट टूट जो होती है, या उसकी घिसावट होती है, या उसकी मरम्मत होती है, उसको भी पूरा उस वर्ष विशेष में करना होता है। तो उसकी राशि को भी इस वर्ष के निवेश के साथ जोड़ दिया जाता है। और जब इसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस वर्ष का निवेश प्लस जो टूट फूट आदि पर खर्च किया गया या मरम्मत पे ठीक खर्च किया गया, तो उसकी राशि को यदि हम जोड़ दें तो सकल निवेश हमें प्राप्त होता है। तो वर्ष विशेष के अंदर किया गया निवेश था, इसको अपन विशुद्ध निवेश कह सकते हैं। तो विशुद्ध निवेश प्लस क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास। यदि एक वर्ष विशेष में किए गए निवेश के साथ पूर्व में किए गए निवेश की राशि में जो हमने, जैसे पुराना भवन था, पुराना जो बांध था, पुरानी जो नहर थी, या पुरानी जो मशीनें थी, उनकी जो मरम्मत पर हमने खर्च किया, उस खर्च की राशि को हमने इस वर्ष विशेष में किए गए निवेश के साथ यदि ऐड कर दिया, उसको हम कहते हैं मूल्यह्रास। तो उस स्थिति को हम कहेंगे सकल निवेश। अब विद्यार्थियों उस वर्ष विशेष में किया गया निवेश विशुद्ध निवेश हो गया। उससे पूर्व के अंदर जो निवेश किया गया उसकी फूट टूट पे हमने खर्च किया, उसको हमने क्या कहा, मूल्यह्रास। तो यहाँ पे विद्यार्थियों मूल्यह्रास किसे कहेंगे, ये भी एक अवधारणा आपको ध्यान में रख लेनी है कि पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं और उन पूंजीगत वस्तुओं की जो घिसावट होती है या टूट फूट होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसका मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को सामान्य स्थिति में समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि कोई चीज आज हम खरीदते हैं
तो भविष्य में जब हम उनको बेचेंगे तो उसका वही मूल्य प्राप्त नहीं होगा जितना मूल्य में आज उसको क्रय किया जाता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वर्ष भर हमने उस वस्तु या उस मशीन का यूज किया है, यूज करने से उसके कल पुर्जे जितने हैं, उनके पार्ट हैं, वो घिस चुके हैं और उनकी घिसावट जितनी हो चुकी है उतना मूल्य उसका अगले वर्ष के अंदर है वो कम हो जाता है। अब उसका मूल्य उतना ही बनाए रखने के लिए उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो चीजें घिस गई हैं या टूट फूट जो हो गई है उसको दुरुस्त करना होता है, जिसके बाद उसका मूल्य है उतने के बराबर बनता है या उसकी कैपेसिटी है उसी के बराबर बनी रहती है। जब विशुद्ध निवेश की हम बात करें विद्यार्थियों, तो सकल निवेश में से मूल्यह्रास पर किया गया जो खर्च है उसकी राशि को यदि हम घटा देते हैं तो अपने को विशुद्ध निवेश प्राप्त हो जाता है। अर्थात विशुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। विद्यार्थी ध्यान दें कि यहां पे हमने इसकी बात की सकल निवेश की, तो उसके अंदर कहा कि विशुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास को जोड़ा तो अपने को क्या मिला, सकल निवेश। क्योंकि एक वर्ष के अंदर जो वस्तुएं खरीदी गई हैं वो तो क्या है, विशुद्ध निवेश में आ गया, किंतु उस वर्ष में हमने निवेश की उस राशि को भी ऐड किया जो कि पुरानी जो मशीनरी थी उसको ठीक करवाने पे थी, बांध को ठीक करवाने पे थी, नहरों को ठीक करवाने पे थी, उस पर भी हमने जो मूल्य खर्च किया उसको भी इसके साथ जोड़कर हमने कुल निवेश की गणना की। तो कुल निवेश की जो गणना एक वर्ष में हमने की उसके साथ मूल्यह्रास ऐड था, तो हमने उसको क्या कहा, सकल निवेश की स्थिति का। जबकि हम जब विशुद्ध निवेश की हम बात करते हैं तो उस समय उस वर्ष विशेष का जो सकल निवेश है उसमें से मूल्यह्रास की राशि को यदि हम कम कर देते हैं तो अपने को विशुद्ध निवेश प्राप्त हो जाता है। और ये कि वर्तमान में या इस वर्ष विशेष में वास्तविक रूप से नई जो चीजें हैं वो कितनी प्रतिस्थापित हैं वो उस व्यवसाय विशेष के अंदर की गई है। मूल्यह्रास की चर्चा विद्यार्थियों हम कर चुके हैं कि मूल्यह्रास हम पूंजीगत वस्तुओं की जो टूट फूट है या मरम्मत पर जो हम खर्च करते हैं उस राशि को मूल्यह्रास की राशि कहा जाता है, या यूं भी सीधा कह सकते हैं कि वह राशि जो कि किसी वस्तु के मूल्य या पूंजीगत वस्तु का मूल्य को कम होने से बचाती है या रोकने का काम में हम लेते हैं, तो उस स्थिति को हम मूल्यह्रास की स्थिति कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अवधारणा है वो घरेलू सीमा और सामान्य निवासी की अवधारणा है। घरेलू सीमा व सामान्य निवासी। विद्यार्थियों जब हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात करते हैं, सॉरी परिभाषा की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय। यहां पे दो शब्द आते हैं, एक तो घरेलू सीमा आती है और एक आता है सामान्य निवासी। तो घरेलू सीमा को आप सीधा हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो उसकी घरेलू सीमाएं कहलाएंगी। भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही जो प्रोडक्शन होता है उसकी ही हम यदि बात करते हैं तो वो स्थिति उसकी कहलाती है घरेलू सीमा की स्थिति। जबकि सामान्य निवासी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका हित उस राष्ट्र के साथ जुड़ा होता है। यदि कई सिचुएशन ऐसी आती है कि अंतरराष्ट्रीय कुछ संस्थान होते हैं, उन संस्थानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे IMF में कोई कर्मचारी काम कर रहा है या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में काम कर रहा है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन में काम कर रहा है या अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन में कोई काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वो जो संगठन है वो किसी राष्ट्र विशेष के नहीं है, वो तो पूरे विश्व के हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को किस देश की राष्ट्रीय आय या उनके द्वारा कमाई गई जो आय होती है उस आय को किस देश की आय के साथ इंक्लूड किया जाएगा,
क्योंकि वो सामान्य निवासी किस देश के कहलाएंगे जी यार, उस देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे जहां के वो वास्तव में निवासी हैं, या फिर उस देश के जहां पर ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान है वो कार्य कर रहा है। तो विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में सामान्य निवासी, पहली चीज हमने बात कर ली कि सामान्य निवासी हम उसको कहेंगे जिसका हित है उस राष्ट्र के साथ जुड़ा हो। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति जो कि निवासी किसी राष्ट्र का है लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थान में वो काम करता है, तो ऐसी स्थिति में वो सामान्य निवासी किस राष्ट्र का कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 वर्ष तक वह व्यक्ति उसी राष्ट्र का सामान्य निवासी कहलाता है जिसका वास्तव में वो निवासी होता है। किंतु 1 वर्ष बाद वो व्यक्ति उस राष्ट्र का सामान्य निवासी कहलाएगा जहां संस्थान स्थित होगा। यदि कोई संस्थान है स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर 1 वर्ष तक, यानी बाहर का कोई नागरिक है उस संस्थान में काम करता है, ऐसी स्थिति में 1 साल तक तो उसकी जो भी कमाएगा वो भारतीय राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। किंतु 1 वर्ष बाद वो संस्थान जिस भी देश में है उसी देश की राष्ट्रीय आय में उसके द्वारा कमाया गया जो भी राशि है, प्राप्त की गई राशि है, वो उसकी आय में जुड़ती है। इसलिए सामान्य निवासी हम सामान्यतः उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका हित उस राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है विद्यार्थियों विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधनगत आय की अवधारणा। विशुद्ध साधनगत आय की अवधारणा। विद्यार्थी विशुद्ध साधनगत आय की अवधारणा का संबंध हम ज्ञात करें तो बात करें कि किसी भी राष्ट्र में बंद इकोनॉमी होती नहीं है। खुली अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में सभी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी राष्ट्र का कोई साधन किसी राष्ट्र में काम करता है तो उस राष्ट्र का कोई साधन है वो पहले वाले राष्ट्र में काम करता है। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि ए और बी 2 राष्ट्र हैं। अब ए का जो साधन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्रम है वो ज्यादा है, तो श्रम है वो कहां जा रहा है, बी देश में जा रहा है। तो इसका मतलब जो श्रम यहाँ लगेगा तो वो कमा के यहाँ लेके आ रहा है। जबकि इसका जो पूंजी है वो इस राष्ट्र से इस राष्ट्र में जा रहा है, तो वो कमा के यहां से कुछ यहां लेके आ रहा है। तो इन दोनों देशों का जो अंतर होता है, अर्थात अपने देश के साधनों या संसाधनों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय व विदेशी संसाधनों द्वारा अपने देश से प्राप्त आय का अंतर ही विशुद्ध साधनगत आय कहलाती है। विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधनगत आय, शॉर्ट में इसको विद्यार्थियों NFIAB आई कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम इन एब्रोड। तो अपने देश के साधनों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशी साधनों द्वारा अपने देश से प्राप्त आय जब हम करते हैं तो हमें विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधनगत आय है वो प्राप्त हो जाती है। अर्थात
विदेशी साधन है वो अपने देश से कितना कमा के लेके गए हैं और हम विदेशों से कितना कमा के लाए। जब हम विदेशों से जो कमा के लाए हैं उसमें से विदेशी जो साधन है वो अपने देश से जो कुछ कमा के लेके गए हैं उनका यदि हम अंतर कर देते हैं तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन कर आय है वो अपने को प्राप्त हो जाती है, उसको हम कहते हैं NFIA। सॉरी। इसके बाद आता है विद्यार्थियों विशुद्ध प्रोक्ष करों की अवधारणा। विशुद्ध प्रोक्ष करों की अवधारणा या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब विद्यार्थियों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे याद करते हैं? तो जब सरकारों का रोल आता है तो ऐसी स्थिति में सरकारें जब उत्पादन होता है किसी राज्य में किसी फर्म द्वारा उत्पादन किया जाता है या साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन पे कई प्रकार के कर हैं वो सरकारें वसूल करती हैं। क्योंकि उत्पादन पर वो प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं लगाए जाते, अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते हैं, अर्थात वो लगाए तो उस उत्पाद विशेष पे जाते हैं लेकिन उसका भुगतान करने वाला कोई और होता है। तो ऐसी स्थिति में वो करों की राशि है वो उस उत्पाद के साथ जुड़ जाती है। तो पहली चीज आती है कि इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं, अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं वो सरकार के द्वारा फर्मों पर लगाए जाते हैं। जबकि एक साइड में जब फर्म पे कर लगाए जाते हैं तो दूसरी साइड में सरकारें हैं वो उत्पादन, क्योंकि कर लगाए जाएंगे किसी भी फर्म विशेष पे तो ऐसी स्थिति में लागतें बढ़ती हैं और उत्पाद है वो बाजार में महंगा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में उन फर्मों पर तो कर लगाना श्रेयस्कर होगा जहां उनकी आय अच्छी होती है या उनकी लागतें कम आ रही होती हैं, तो वो तो इस चीज को वहन कर जाती हैं। लेकिन जो छोटी फर्में होती हैं वो इन चीजों को वहन नहीं कर पाती और उनकी यदि लागतें बढ़ जाती हैं तो वो उत्पादन कर सकने में सक्षम नहीं होंगी। तो जो सक्षम नहीं होंगी ऐसी फर्मों को सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उस सहायता को हम कहते हैं अनुदान। और जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स या NIT ज्ञात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं जिसको शॉर्ट में IIT कहेंगे, उसमें से सब्सिडी की राशि को यदि हम घटा देते हैं तो प्राप्त राशि है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की राशि कहलाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे चर्चा आपको कर चुका हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स है वो सरकार के द्वारा आय सृजित करने के लिए लगाए जाते हैं, या यूं कहें कि सरकारें हैं वो अपनी आय को बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स का सहारा भी लेती हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स लेती हैं उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स भी वो वसूल करती हैं। किंतु दूसरी साइड में सरकारें हैं क्योंकि ये फर्मों पर लगाए जाते हैं तो सरकारें हैं वो फर्मों की लागतों को कम करने के उद्देश्य से या अन्य किसी उद्देश्य से सब्सिडी उनको देती है। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा जो प्राप्त आय है उसमें से सरकार के द्वारा दी गई जो सब्सिडी है उसकी राशि को यदि घटा देते हैं तो अपने को नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्राप्त होते हैं। और विद्यार्थियों इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स के साथ ही अपना ये जो चैप्टर है वो भी समाप्त होता है। किंतु इसके साथ मैं एक चीज और बता दूं कि जब किसी उत्पाद विशेष के अंदर के मूल्य की हम जब चर्चा करते हैं और बाजार में जो प्रचलित मूल्य की हम बात कर रहे हैं कि कोई एक पेन है उसका मूल्य 5 रुपए है, तो विद्यार्थी 5 रुपए इसका जो मूल्य है इस मूल्य के साथ कुछ ऐसी राशि जुड़ी हुई है जिसमें हम देखते हैं जब MRP की हम बात करते हैं तो MRP के नीचे लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस, अर्थात इसमें लगाए गए जो टैक्स है वो इसकी राशि के अंदर जुड़े हुए हैं। तो जब हम इसी मूल्य की बात करते हैं तो ये इसकी कहलाती है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य कहलाता है। जबकि वास्तव में जो साधनों को मिल रहा है यानी इस पेन को बनाने के लिए जो साधन यूज किए गए हैं उन साधनों को कौन सा मूल्य मिलता है, क्योंकि इस मूल्य में जो टैक्स की राशि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है मान लीजिए कि 1 रुपया, तो 1 रुपया तो सरकार के पास जाता है
वो साधन तो मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस 1 रुपए की राशि को तो इसमें से कम किया जाएगा, किंतु सरकार अनुदान भी दे रही है। मान लीजिए कि इसी पेन पे अनुदान है वो 0.5, तो ऐसी स्थिति में 0.5 जो अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है वो साधन को मिलेगा। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है वो साधन को नहीं मिलेंगे, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स की राशि को इसमें से कम करेंगे और सब्सिडी की राशि को इसके साथ ऐड कर देंगे, और जो प्राप्त मान होगा वो साधन की वास्तविक लागत कहलाएगी। क्योंकि पहले वाला जो मूल्य था वो प्राइस मार्केट प्राइस कहलाती है, और दूसरी जो सिचुएशन हम ज्ञात करते हैं जब इनडायरेक्ट टैक्स को कम करके सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो उस स्थिति को हम साधन की लागत कहते हैं। इसी के साथ अपना ये अध्याय भी समाप्त होता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपके ये चीजें समझ में आई होंगी, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो निश्चित रूप से आप मुझे अवगत अवश्य करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोविड का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क का यूज करें।